नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। भविष्य का भारत कैसा होगा, उसका आधार क्या है, इस बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने दिल्ली में खुलकर बात की। मोहन भागवत ने कहा कि 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी। उनका सपना था कि हिंदू समाज संगठित हो और हर व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। मोहन भागवत के दिल्ली में हो रहे व्याख्यान को लेकर दुनिया भर में लोगों की उत्सुकता बनी हुई है। आपको बता दें कि आरएसएस की स्थापना 1925 में दशहरा के अवसर पर हुई। इस साल आरएसएस की स्थापना को 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसको लेकर संघ की ओर से शताब्दी समारोह वर्ष मनाया जा रहा है दिल्ली में। इसी कारण मोहन भागवत इस दौरान देश के भविष्य, संघ की दृष्टि, संघ के स्वयंसेवकों की भूमिका पर विचार रख रहे हैं। भागवत ने कहा कि संघ किसी के खिलाफ नहीं, समाज को स्वस्थ रखने के लिए काम करता है। हिंदू कहने का अर्थ हिंदू बनाम सब नहीं है। अविभाजित भारत के लोगों का साझा डीएनए है। 40,000 वर्षों से इनका डीएनए एक रहा है और साथ साथ रहना हमारी संस्कृति है। देश को उठाना है तो हर काम छोड़कर हर किसी पे एक पे निर्भर नहीं रहा जा सकता है। किसी भी काम को एक पर नहीं छोड़ा जा सकता है। देश का काम सबका दायित्व है। देश का उत्थान केवल सरकार या राजनीति छोड़कर नहीं होगा। वास्तविक कारण समाज का परिवर्तन और प्रगति होगी। राजनीति और सरकार सहयोगी भूमिका में है। जो पहले आरएसएस के विरोध में थे, आज मित्र बन गए। कहते हुए उन्होंने कहा कि संघ प्रतिक्रियावादी संगठन नहीं है। अपील की कि संघ के ऊपर विचार विमर्श धारणाओं से नहीं, तथ्यों के आधारित पर होना चाहिए। स्वयंसेवक कई क्षेत्रों में संघ के मूल्यों के आधार पर काम करते हैं, लेकिन वे काम रिमोट कंट्रोल में नहीं करते, बल्कि खुद की प्रेरणा से समाज कार्य करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू वही है जो अलग अलग मान्यताओं वाले लोगों की श्रद्धा का सम्मान करे। हमारा धर्म सभी के साथ समन्वय का है, टकराव का नहीं। पिछले 40,000 वर्षों से अखंड भारत में रह रहे लोगों का डीएनए एक है। अखंड भारत की भूमि पर रहने वाले और हमारी संस्कृति दोनों ही सद्भाव से रहने के पक्षधर हैं। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत की स्वाभाविक इच्छा से होना चाहिए, ना कि दबाव में। भारत के विश्व गुरु बनने की बात पर उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया में योगदान देना है और अब वह समय आ चुका है। भागवत के व्याख्यान पे विदेशी अखबारों ने लिखा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की छवि को और भी उदार और सबके सामने स्वीकार्य बनाने की कोशिश की। मोहन भागवत के व्याख्यान को अमेरिका और ब्रिटेन के अखबारों ने अपनी सुर्खियों में जगह दी और भारत की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक दिशा के संदर्भ में देखा है। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन की बात करें और अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो इन अखबारों ने भागवत के भाषण को हिंदुत्व की पुनर्परिभाषा के रूप में देखा। इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि भागवत ने हिंदू राष्ट्र की पारंपरिक विवादित अवधारणा को एक से अधिक समावेशी और सांस्कृतिक पहचान के रूप में पेश करने की कोशिश की है, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करना है। बात करें बीबीसी न्यूज की तो बीबीसी न्यूज ने भागवत के विश्व गुरु वाले बयान को भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ा। बीबीसी ने यह भी उल्लेख किया कि भागवत ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, जो भारत की आर्थिक नीति और वैश्विक व्यापारिक संबंधों को प्रभावित करेगा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे आर्थिक अखबारों ने भागवत के बयानों को भारत की आर्थिक नीति के संदर्भ में देखा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने
इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि भागवत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से करने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि भागवत ने आरएसएस और हिंदुत्व की पारंपरिक कट्टरपंथी छवि को बदलने की कोशिश की है। उन्होंने अपने भाषण में समावेशिता और सर्वधर्म समभाव जैसे शब्दों का उल्लेख किया। समावेशी शब्द का मतलब होता है कि सबको शामिल करना। विदेशी पत्रकारों ने इस पहलू पर विस्तार से लिखा है कि भागवत ने हिंदू राष्ट्र को सत्ता या शासन से जुड़ा हुआ नहीं बताया बल्कि इसे सांस्कृतिक पहचान के रूप में पेश किया। विदेशी मीडिया ने यह भी साफ किया कि इसका अर्थ किसी को बाहर करना नहीं बल्कि एक ऐसा राष्ट्र है जहां सभी लोग एक साथ सद्भाव से रहते हैं। इस व्याख्या को राजनीतिक संदेश के रूप में देखा गया जिसका उद्देश्य भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका के साथ तालमेल बिठाना है। कई वैश्विक और पश्चिमी एशियाई मीडिया आउटलेट्स के भागवत के विश्व गुरु बनने के बयान को छड़ी लेकर दुनिया को सबक सिखाने की बजाय विनम्रता का रास्ता दिखाने के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह एक तरह से अमेरिका के ऊपर तंज भी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भागवत की उस टिप्पणी पर भी ध्यान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के लिए अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि वह कभी भारत के हिस्सा थे। भागवत के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर दिए गए बयान को अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के संदर्भ में देखा गया। विदेशी मीडिया ने उनके शिकंजी पिए कोको कोला नहीं जैसे बयानों को घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया जो मेक इन इंडिया जैसी सरकारी पहलों का उल्लेख है। रिपोर्टरों में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि भागवत ने अपने भाषण में मॉब लिंचिंग, मंदिर मस्जिद विवाद, आरक्षण जैसे विवादित मुद्दों पर भी बात की। उनके द्वारा इन मुद्दों पर दिए गए बयानों को सीधे तौर पर आलोचकों का जवाब देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया भर के मीडिया में भागवत के व्याख्यान को सिर्फ एक संगठन के शताब्दी समारोह के भाषण के रूप में नहीं बल्कि भारत की भविष्य की दिशा और वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाने वाले एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देखा गया। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में पहले ही साफ कर दिया कि हम केवल अपनी बात रख रहे हैं। इसे सफाई नहीं माननी चाहिए, न ही इसे किसी को मनवाने के लिए बाध्य करना चाहिए। भागवत का मकसद भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बनाना है। पिछले 100 सालों में आरएसएस का असर शिक्षा, समाज सेवा, राजनीति, सांस्कृतिक जैसे कई क्षेत्रों में दिखता है। तो चलिए जानते हैं आरएसएस के अब तक के सफर को। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन नागपुर के केशव बलिराम हेडगेवार ने की। 1926 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम तय हुआ, शाखा प्रणाली शुरू हुई। 1930 में डॉक्टर हेडगेवार व्यक्तिगत रूप से गांधी जी के आंदोलन में शामिल होकर जेल गए। 1931 में पहली बार गणवेश यानी खाकी, नेकर और टोपी तय की गई। 1939 में हेडगेवार जी का निधन होता है। माधवराव गोलवलकर यानी गुरुजी नए सरसंघचालक बने जिनके समय में संघ ने भारतीय जनमानस में बड़े पैमाने पर अपनी जड़ें जमा ली। 1947 के बाद देश की आज़ादी के बाद संघ का तेजी से विस्तार हुआ। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा। गोलवलकर को जेल भेज दिया गया। 1949 में संघ से बैन हटा। इसके लिए संघ ने सरकार की उस शर्त को स्वीकार कर लिया जिसमें आरएसएस कभी राजनीतिक संगठन नहीं बन सकता। 1951 जिसमें संघ से प्रेरित होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राजनीतिक दल जनसंघ की स्थापना की। 1966 में हिंदू समाज को जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई। 1975-1977 में इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर फिर बैन लगा जिसके बाद हजारों स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया गया। 1980 में राजनीतिक दल जनसंघ को खत्म कर संघ की सहमत से भारतीय जनता पार्टी बनी।
1984 से लेकर 1982 तक राम जन्मभूमि आंदोलन से संघ और बीजेपी का जनमानस में तेजी से विस्तार हुआ और उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा। 1998 से 2004 के बीच पहली बार संघ परिवार से जुड़े नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 2004 से 14 तक संघ ने सेवा कार्य, शिक्षा संस्थान, वनवासी कल्याण जैसे विषयों पर काम करने के लिए संघ ने अलग से संगठन बनाकर अपने सेवा कार्य का विस्तार किया। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। संघ परिवार का प्रभाव राजनीतिक तौर पर या कहा राष्ट्रीय राजनीति में बेहद बड़े पैमाने पर बढ़ा। 2020 से 2023 के बीच संघ ने कोरोना महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर राहत कार्य किया, जिसकी पूरी दुनिया में सराहना हुई। 2025 तक भारत में आरएसएस की 83,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं, जिसके स्वयंसेवक अपने खर्च से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हमेशा लगे रहते हैं। आरएसएस की शाखाएं देश के हर कोने के साथ 39 और देशों में लगती हैं। विदेशों में आरएसएस को हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से जाना जाता है। इस नाम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह राष्ट्रीय शब्द को हटाकर दुनिया भर के हिंदुओं को जोड़ने के लिए जोर देता है। इसीलिए 100वें साल का कार्यक्रम सिर्फ एक आम समारोह नहीं है, बल्कि यह आरएसएस के लिए खुद का मूल्यांकन करने और भविष्य का लक्ष्य तय करने का एक मौका है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी, जो रिसर्चर के तौर पे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विपुल सुनील जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सीनियर जर्नलिस्ट। हरिमोहन कौशिक जी, पहला सवाल आपसे। मोहन भागवत के व्याख्यान के बाद आरएसएस सांस्कृतिक संगठन से आगे बढ़कर राष्ट्रीय विमर्श सेंटर के तौर पर आपको नहीं लगता है कि खुद को स्थापित करने पे लगी हुई है, जिसका मकसद पारंपरिक विचारधारा को ही दोहराना है या कोई नई दिशा दिखा रही है? इसे समझना चाहेंगे आपसे हरिमोहन कौशिक जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर हम इस व्याख्यान को देखें, जो बयान आया है इसको देखें, मोहन भागवत जी का बिल्कुल सिंपल फॉर्म में जिस जगह, जिस मंच पर, जिस समय पर कहा है, वो ये दिखा रहा है कि हाँ, आरएसएस जो एक वैचारिक मंच है वो राष्ट्रीय विचार को किस दिशा में लेकर जा रहा है, और ये भी बता रहा है कि हाँ, इस समय पर आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो एक टसल की बात चल रही थी, क्या उसमें देश के नाम पर किसी भी तरीके से कोई डिफरेंस है? मुझे लगा इस मामले में अगर हम देखें तो मोदी जी और मोहन भागवत जी का बयान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई झुकेंगे नहीं, चाहे वो दबाव में व्यापार। अरे मोहन कौशिक जी, मैं इस पॉइंट पे आपको रुकना चाहूंगा। भागवत जी का जो संदेश है, जो मुझे समझ में आया, हो सकता है मैं गलत हूं, आप मुझे करेक्ट करिएगा, मुझे जो समझ में आया कि भागवत जी का जो संदेश है उसमें है कि राष्ट्र सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि समाज की चेतना से बनता है। आरएसएस अपनी सोच को राजनीतिक बहस से ऊपर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। यही मोदी और आरएसएस के बीच में एक जो पतली अलगाव की रेखा है, यही दिखती है। जी सर देखिए, मैं इस चीज में थोड़ा सा ये कहूंगा, मतलब इस तरफ कहना चाहूंगा, ये चीज कहना चाहूंगा कि मोदी जी क्योंकि एक हार्डकोर पॉलिटिशियन और डिक्लेयर्ड पॉलिटिशियन, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो भी कहेंगे उसमें राजनीति झलकती हुई नजर। लेकिन मोहन भागवत जी एक वैचारिक संगठन के हेड है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक विमर्श की तरफ इशारा करते हुए नजर आए। लेकिन मैं इस चीज पर जा रहा हूँ कि जो जिस राष्ट्रीय विचारधारा की बात की जा रही है और जो सर्वसम्मति की बात की जा रही है, सब चीजें, तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों अपनी जगह खड़े होकर वो बार बार दोहरा रहे हैं। इसमें कोई डिफरेंस मुझे बहुत ज्यादा सा नजर नहीं आ रहा। हाँ, मोदी जी जिस चीज को स्वदेशी और इन सब चीजों के फॉर्मेट में
कि लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाना है। हरिमोहन कौशिक वही जी, चीज स्पष्ट एक शब्दों में लाइन आपसे जो जानना मोहन चाहेंगे, भागवत जी ने कहा है। हरिमोहन कौशिक जी स्पष्ट शब्दों में जानना चाहेंगे, क्या आरएसएस पारंपरिक विचारधारा कोई दोहरा रहा है या इसमें कुछ इस व्याख्यान के बाद बदलाव दिख रहा है आपको? मैं के हिसाब से इस समय पर एक बदलाव ये है कि अभी तक जो आरएसएस केवल और केवल संस्कृति की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के ऊपर आकर एक राष्ट्र के सामने जो संकट है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम कुछ भी कहो, हम तुम्हारे सामने खड़े। और ये चीज कहीं ना कहीं 1998 में जिस टाइम पर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, उस टाइम पर भी आरएसएस ने इसी तरीके की भूमिका निभाई थी। और बहुत से आरएसएस के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने मोहन भागवत जी जैसे ही बयान उस टाइम पर भी दिए थे। आज भी वही चीज नजर आ रही है। हाँ, थोड़ा सा बदलाव व्यापार की फॉर्म में नजर आया कि आरएसएस को नॉर्मली व्यापार और दूसरी चीजों को या राष्ट्र हित की बात करते हुए तो सुना, राष्ट्र की रक्षा के नाम पर भी सुना, लेकिन हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हुए या किसी भी विदेश नीति के मामले में चैलेंज करते हुए किसी को इसीलिए हरिमोहन कौशिक जी मैं कह रहा हूं, अब आरएसएस सांस्कृतिक विचारधारा वाली बात से आगे बढ़कर खुद को वैचारिक सेंटर के रूप में स्थापित करिए। डॉक्टर विपुल सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहन भागवत के इस व्याख्यान में मोदी के लिए क्या मायने हैं? चूंकि मोहन भागवत जी ने एक संदेश दिया है, उन्होंने कहा है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं पसारते। क्या ये बीजेपी के लिए संदेश है? देखिए, मोटे तौर पर मोहन भागवत जी के इस वक्तव्य के बाद बातचीत हो रही है ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिनों पहले उन्होंने 75 वर्ष वाली बात पर एक वक्तव्य दिया था। लेकिन आपको देखना होगा कि संघ की ये परंपरा रही है, कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है। जिस तरह से समावेशीकरण की बात हो रही है, समावेशी बनाने की बात है संगठन को, तो पहले से ही देखिए कि राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच बना रखा है और तमाम अनुषंगी संस्थाएं जो हैं जो काम कर रही हैं, विदेशों में भी संघ का काम चल रहा है। तो वैश्विक संदर्भ में एक नई बात जोड़ते हुए निश्चित तौर पर एक नई रेखा खींची है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने, संघ प्रमुख ने। और उसने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरफ आपका इशारा है और जो प्रश्न मुझसे आप जानना चाहते हैं, निरपेक्ष तौर पर मैं उसका जवाब दे देता हूं कि उन्होंने एक आईना भी दिखाने का काम किया है कि वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करते हुए या किसी भी तरह के निर्णय में बहुत समझदारी दिखाने की जरूरत होती है। जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जिससे आपका नुकसान हो, और खास तौर पे टकराहट ऐसे देश से तो कतई नहीं लेनी है जिनसे हमारा संबंध पिछले काफी दिनों से बेहतर चल रहा है, और जो हमारे साथ जिनके संबंध बेहतर होने से हमारा फायदा है। और फायदा है का मतलब बड़े देशों के तरफ हम देख रहे होते हैं, इसमें कहीं इसको कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारी स्थिति ये कतई नहीं बनती है, हम चीन नहीं है, हम रसिया नहीं है, हम इस तरह से खुले तौर पर टकराहट की भाषा में बात नहीं कर टकराव की भाषा में नहीं जाना चाहते हैं। आरएसएस का संदेश हो सकता है, लेकिन इसके और भी मायने निकाले जा रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी, भागवत जी ने यह भी कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों ढूंढना है, क्यों जरूरी है? क्या वास्तव में मथुरा काशी के मुद्दे से बीजेपी और संघ किनारा कर रही है? नमस्कार। देखिए, परमपूज्य जी सरसंघचालक जी ने जो कहा है वो वही विचारधारा है, और समय समय पर चाहे वैश्विक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, और चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे हमारी मूल संस्कृति के रूप में हो, उनका उद्बोधन आता रहा। और वो स्वयंसेवक के लिए अधिकारी हैं, और जो उनका उद्बोधन होता है वो आज्ञा होती है। पहले नहीं, में ये समझना चाहिए। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व गुरु की जो कल्पना है, अपने स्वयं को जागृत करने की जो पंच परिवर्तन है, जो निश्चित रूप से ही पूरे सृष्टि को एकजुट रख सकते हैं। उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम की बात की है, उन्होंने वेदों से लिए हुए, हमारे शास्त्रों से ली हुई बातों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि हम नैरो सोचते हैं, हम अल्प सोचते हैं। उन्होंने वैश्विक रूप से जो समस्याएं बन रही हैं, जो परिवार की नहीं, बड़ा मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए कि जब वो कह रहे हैं कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर नहीं खोजना चाहिए, शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए, तो क्या मथुरा और काशी जैसे मुद्दों पे आरएसएस बैकफुट पे जा रही है, या इन 3 मंदिरों को छोड़ के बाकी मुद्दों पे बैकफुट पे जा रही है? देखिए, देखिए संघ को आपको समझना है तो संघ हमेशा, जो संघ की जब स्थापना हुई 1925 के बाद,
और जो आज 100 वर्ष हो गए, उसमें लगातार जो अनुसांगिक संगठन बने, आज लगभग 45 अनुसांगिक संगठन है। उनका कहना है कि स्वयंसेवकों को जिस चीज की आवश्यकता होती है उसके अनुकूल संगठन बढ़ता है। और उनका ये भी कहना है कि हम जो इतिहास हो गया है उसके बारे में जो हमारी आस्था के मुख्य केंद्र थे उनको हम विवादस्त माने, उनको हम लेने की अधिकरण करने की डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी, इसी तरह की बात पे तमाम धार्मिक संगठन नाराज हुए थे। उनका कहना था कि पहले भी इस तरह की बातें आई थी कि हम केवल 3 मंदिर की मांग कर रहे हैं। किसी ने कहा कि हो सकता है कि आपके लिए संभल के मंदिर का मतलब ना हो, लेकिन वहाँ के रहने वाले हिंदू समाज के बहुत लोग संभल के मंदिर में, भले से वहाँ हिंदू जनसंख्या इस समय 15% रह गई हो, उसके बावजूद भी संभल बेहद पवित्र स्थान है। वहाँ अगर मंदिर था तो मंदिर रहेगा। अब हरिमोहन कौशिक जी, जो इस तरह का टकराव दिख रहा है वैचारिक स्तर पे, उसमें लगता है कि आरएसएस भी या बीजेपी की उस समावेशी, जिसमें कहा जाता है समावेशी का मतलब होता है सबको शामिल करने वाली बात, समावेशी धारणा का सपोर्ट करने लगी है। हालांकि कुछ टकराव भी दिख रहे हैं। भाजपा सहित संघ के सभी अनुसांगिक संगठन पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यानी आरएसएस ने बयान दिया है कि भाजपा सहित जितने भी संगठन हैं, जो उससे निकले हुए संगठन हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और अपना कार्य अपने मतलब इंडिपेंडेंटली करते हैं। और कुछ इसी तरह का बयान 2024 में बीजेपी के कुछ नेताओं ने दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है, जिसका खामियाजा बीजेपी को कुछ समय के लिए उठाना भी पड़ा। ये आप टकराव देखते हैं या उदार छवि बनाने वाली कोशिश, जैसा विदेशी मीडिया कह रही है? जी सर, विचार विमर्श की एक सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जितने लोग बैठे होते हैं सभी के विचारों में थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही। और इसे हम दूसरे तरीके से अगर हम देखेंगे तो राम मंदिर के मुद्दे पर भी अगर देखा जाए तो आरएसएस बहुत ज्यादा सा इसमें खुलकर सामने नहीं था जितना वीएचपी था। अगर हम इसे और आगे बढ़कर देखेंगे तो जो सवाल जो बात मोहन भागवत जी ने कही कि भाई हम हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं देखते, तो वही क्या यही बात एक वीएचपी का जो प्रवक्ता होगा वो बोल पाएगा या बजरंग दल के प्रवक्ता होंगे वो बोल? हरिमोहन कौशिक जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। डॉक्टर विपुल सुनील जी, यही बात मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूं। क्या मोहन भागवत के इस व्याख्यान में संघ की पारंपरिक विचारधारा से कोई बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? निश्चित तौर पर ये आप इंटरनेशनल मीडिया की भी जो बात कर रहे थे, देखिए संघ के विचार में और संघ के विमर्शों में ये सब मुद्दा पहले से रहा है, लेकिन संघ की बाहर जो छवि बनी है खास तौर पे वो है कि बहुत एकांगी है, सनातन की परंपरा को लेकर के चलने वाला, हिंदू धर्म पर फोकस्ड रहने वाला और अन्य लोगों को बर्दाश्त न करने वाला। उस छवि से, उस नकारात्मक छवि से कहीं न कहीं संघ बाहर आना चाह रहा है। और दूसरी तरफ जिसका जिक्र अभी हरिमोहन जी ने किया कि राजनीतिक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इसमें भी कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि वोट बैंक वही है, उस जिस तरफ कोई इशारा कर रहे हैं तथा कथित तौर पर, तो भारतीय जनता पार्टी इस भाषा में विमर्श करने की स्थिति में नहीं होगी। उसे चाहिए वह विमर्श नहीं करेगी, वह सामाजिक बदलाव को और राष्ट्र के हित को, ठीक है राष्ट्र के हित को बहुत हद तक देखेगी, लेकिन राष्ट्र के हित को देखते हुए भी वो अपने चुनावी चीजों में कहीं कोई समझौता करती हुई नजर नहीं आएगी। तो वोट बैंक न खिसके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की बातचीत नहीं आ सकती है। और ये बदलाव निश्चित तौर पर दोनों में ये अंतर जो है वो दिखलाई पड़ रहा है। पीछे कुछ दिनों में मैं बार बार दूसरे मंचों पर भी, दूसरे चैनल पर भी ये कह रहा हूँ कि कुछ दिनों से एक आंतरिक कलह की भी स्थिति दिखलाई पड़ रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोग या संघ से जुड़े लोग शायद नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन निरपेक्ष तौर पर बातचीत करते हुए ये बात आनी चाहिए जो लगातार आ रही है कि चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का अचानक से लिया गया इस्तीफा हो, तो ये मतलब जो उन्होंने दिया तथाकथित तौर पर तो उन्होंने दिया, लेकिन उसे आप कह सकते हैं कि लिया गया, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हम कह सकते हैं कि संघ और बीजेपी के भीतर के संबंध, आपसी समन्वय का जो उनके लिए बाकायदे व्यक्ति की नियुक्ति होती है कि दोनों में समन्वय बना के रखें, संघ से बीजेपी का और बीजेपी की तरफ से एक संघ से, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई टकराहट, कोई अंतरकलह, कोई छोटी बहुत मतभेद, छोटी बड़ी ही सही
है और यह अब दिख रही है। ये बेहद अहम बात आप बता रहे हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी। भारत की एकता राष्ट्रवाद से नहीं संस्कृति पर आधारित है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? ये भागवत जी कह रहे हैं कि भारत की एकता राष्ट्रवाद से नहीं है, संस्कृत से है। जी जी, मुझसे पूछा गया है? जी 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 देखिए, राष्ट्रवाद उसका एक पर्याय है और सांस्कृतिक रूप से हमारी संस्कृति जो अखंड भारत की कल्पना जो संघ करता है और जो उसको उसके लिए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य भी कर रहा है। अखंड भारत जो फैला हुआ है, चाहे वो ईरान तक वहां मान लीजिए आप, चाहे यहाँ अफगानिस्तान है, इस तरह बांग्लादेश है, ये सब जो अपने देश हैं उनको अखंड भारत के रूप में, तो जो उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो एक से ही थी, लेकिन समय अनुकूल उनमें परिवर्तन आता गया। लेकिन उनका जो डीएनए है वो ये माना जाता है, संघ मानते ही है कि उनका सब एक ही है और वो एक ही परिवार के सदस्य हैं और वो सनातनी हैं और वो सांस्कृतिक रूप से एक ही लोग हैं, एक ही है। लेकिन यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी हरिमोहन कौशिक जी, भारत की एकता राष्ट्रवाद से नहीं संस्कृति से है, इसके क्या मायने हैं? हरिमोहन कौशिक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए अपनी आवाज। सर, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं और ये जो सर्वधर्म समभाव की जो भावना है ये हमारी संस्कृति का मूल है, जिसे कहते हैं फाउंडेशन स्टोन है। और इसी चीज को बार बार बताया जा रहा है, बस जो ये आगे की तरफ कि भाई सर्वधर्म समभाव में आप हमारा सम्मान करें, हम आपका सम्मान करें, इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर हम देखते हैं जल्दी से एक चीज और सुनना चाहेंगे हरिमोहन कौशिक जी आपके ही जरिए कि क्या विपक्ष इससे कुछ सीख लेगा या नहीं? सर, विपक्ष मेरे हिसाब से वैचारिक आधार खो चुका है, वैचारिक जो विमर्श है वो उससे दूर भटक रहा है, इसलिए उल्टे सीधे ऐसे वोट चोरी जैसे मुद्दे उठा रहा है जिसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, सिर पैर नहीं है। और परिवारवादी जो शक्तियां हैं, जो कुछ परिवारों द्वारा संचालित शक्तियां हैं, उन्होंने पूरे के पूरे विपक्ष को हाईजैक किया है या उसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि उनकी विचारधारा को संकीर्ण कर दिया है, वह अपने परिवार के आगे राष्ट्रीय हित को देख ही नहीं पा रहे हैं, उनको लगता है कि उनका परिवार ही राष्ट्र है, जिसके कारण उनकी पूरी पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। आप तीनों मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।